साल 2025 ये शब्द सुनते ही आंखों के सामने तबाही, हादसे, लोगों की चीखें, दर्द, आंसू, गम की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। इतिहास में जब भी 2025 का जिक्र होगा तब तब तबाही के मंजर सामने आएंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या साल 2025 तबाही और बर्बादी का साल है? करीब 9 महीने पहले जब इस सदी के नए साल की शुरुआत हुई थी तब दुनिया ने न सिर्फ शानदार तरीके से इसका स्वागत किया था बल्कि हर इंसान अपने जीवन के नए सिरे से शुरुआत करने का सपना देखा था। किसी ने अपने परिवार को लेकर, किसी ने अपने करियर को लेकर, किसी ने अपने बच्चों को लेकर, तो किसी ने अपने भविष्य को लेकर अपने सपने संजोए थे। लेकिन जिस तरीके से जनवरी से लेकर अब तक का ये साल बीता है उसकी शायद किसी ने कल्पना की होगी। पिछले 9 महीनों में हुई त्रासदियों में न जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई, न जाने कितने आंसू गिरे, न जाने कितने सपने टूटे, न जाने कितने परिवार तबाह हुए और न जाने कितने लोग अपनों को खो दिए। दरअसल हर सुबह अखबार खोलते हैं तो उसमें सिर्फ तबाही और बर्बादी की खबरें होती हैं। टीवी देखो तो तबाही और बर्बादी की तस्वीरें दिखाई देती हैं। आज आलम यह है कि रात में लोग सोने जाते हैं तो डर में सोते हैं कि पता नहीं सुबह कौन सी आपदा आ जाए। साल 2025 को लापरवाही का साल भी कह सकते हैं और किस्मत के रूठने का भी। लेकिन पिछले 9 महीनों में जो कुछ भी हुआ, देखने को मिला, उसे देखकर तो इसे तबाही का साल ही कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश तबाही वाला साल। जी हां, साल 2025 में इतनी तबाही, बर्बादी, हादसे देखने को मिले कि शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। आज समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से की जाए, क्योंकि एक तरफ पंजाब डूब रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान कांप रहा है। एक तरफ जहां हिमाचल और उत्तराखंड बह रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सूडान में मलबा बरस रहा है। जम्मू कश्मीर में भी कुदरत का कहर ऐसे टूटा है कि वैष्णो देवी में भी आस्था मलबे में दब गई है। जनवरी से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है उससे देखकर तो अब लोगों को कहीं भी आने जाने, उठने बैठने और यहाँ तक कि काम करने से डर लगने लगा है। पिछले 9 महीनों में सामने आई तस्वीरों को देखकर आज यही सवाल उठ रहा है कि आखिर जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि कुंभ नहाने गए तो भगदड़ में मर गए, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो कुचल गए, मैच का जश्न मना रहे तो हादसे में उलझ गए, प्लेन पर चढ़े तो आसमान में ही जलकर स्वाहा हो गए, घूमने गए तो धर्म पूछकर मार दिया गया, घर में बैठे तो दीवारें ढह गई और तो और भगवान के दर पहुंचे तो वहां भी मौत ने पीछा नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, बिरार में जिंदगियां मलबे में दब गई, 40 मजदूर फैक्ट्री में जल गए, मुंबई लोकल ट्रेन लोगों के लिए काल बन गई, केदारनाथ में यात्रा अधूरी रह गई और गुजरात और पुणे में पुल लोगों को ले डूबा। इनमें से कुछ हादसे किस्मत का खेल थे, कुछ लापरवाही का नतीजा, तो वहीं कुछ हमारी सोच से परे। आज हर रात सोने से पहले मन में इस बात का डर है कि कल हम जिंदा भी होंगे या नहीं। सवाल यही है कि आखिर साल 2025 में प्रकृति कितने इम्तिहान लेगी। लोग अक्सर कहते हैं कि प्रकृति तो माँ है, हमारी यानी जीवनदायिनी है, जिसकी हरी भरी वादियां, उफनती नदियां और शांत पहाड़ हमें सुकून देते हैं। लेकिन आज मन में यही सवाल है कि साल 2025 में ये रौद्र क्यों है, ये क्रोध क्यों है, ये तबाही क्यों है, ये सजा क्यों है, बेरहम कहर क्यों बरपाई जा रही है। आज कहीं पर भूकंप, कहीं पर चीखे, कहीं पर सैलाब, कहीं पर मलबा तो कहीं आस्था की राह पर मौत मिल रही है। आज हर इंसान बस गुहार लगा रहा है कि अब वो थमना चाहिए, क्योंकि हम इतने भी मजबूत नहीं है कि हर रोज एक जख्म सह सकें। जो लोग त्रासदियों में मरे वो खौफ में मरे और जो लोग जिंदा है वो पल पल डर कर मर रहे हैं। वैसे तो 2025 का हर महीना बर्बादी, तबाही और हादसों से भरा हुआ है, लेकिन आज हम इस कहानी की शुरुआत पंजाब से करते हैं। वो पंजाब जो कभी अन्न का भंडार कहा जाता था लेकिन आज डूबता हुआ नजर आ रहा है। सूबे के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं।
सतलज, ब्यास, रावी नदियां उफान पर हैं। भाखड़ा और पोंग और रणजीत की अगर बात करें तो पानी छोड़े जाने की वजह से लगभग 2000 गांव पानी में डूबे हैं। वहीं 4 लाख लोग बाढ़ की भयंकर त्रासदी झेल रहे हैं और बेघर हो गए हैं, जबकि 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 1,70,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें बर्बाद हो गई हैं। बाढ़ के कारण अब तक 48 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस तबाही के चलते लोग अपने घरों, खेतों को छोड़कर अस्थायी शिविरों में शरण ले रहे हैं। किसान जो कि रात दिन मेहनत करके देश का पेट भर रहे थे, वो खुद भूखे हैं क्योंकि उनके खेत पानी में डूबे हुए हैं और घर पानी में बह गए हैं। किसानों का कहना है कि उनकी साल भर की कमाई इन खेतों में लगी हुई है जो पानी में बह रही है और अभी सामने मौत खड़ी नजर आ रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब ये तबाही थमेगी तब भी मन में ये सवाल होगा कि बच्चे भूखे हैं, पर उन्हें देने के लिए किसानों के पास कुछ भी नहीं बचा है। दरअसल ये सिर्फ किसानों का दर्द नहीं है, उन लाखों लोगों का दर्द है जिनका इस बाढ़ से सब कुछ छीन लिया गया। खराब ड्रेनेज सिस्टम, अतिक्रमण भरी बारिश और जलवायु परिवर्तन ने इस आपदा को और भी भयंकर बना दिया है। भले ही आज बाढ़ प्रभावित पंजाब में राज्य सरकार के मंत्रियों से लेकर भारत के कृषि मंत्री बाढ़ और बारिश की कीचड़ में उतरकर किसानों को हमदर्दी दे रहे हैं, लेकिन यदि हम उन्हें समय रहते सिस्टम के दरवाजे पर दस्तक दिए होते तो शायद आज पंजाब के किसानों को न तो दिल से रोना होता और न ही शिवराज सिंह चौहान को कीचड़ में उतरना पड़ता। जैसे अब शिवराज सिंह चौहान खेतों में भरे कमर तक पानी में घुसकर किसानों के हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं, वैसे ही समय रहते सिस्टम में बैठे अधिकारियों के दफ्तर में भीतर जाकर तैयारियों की जमीनी हकीकत को समझा होता तो पंजाब ऐसी भयावह तस्वीर सामने नहीं आती। आसमान से कहर बनकर बरस रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़क, मकान, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। एनडीआरएफ, बीएसएफ, सेना, पंजाब पुलिस और जिला प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन हजारों लाखों से ऐसे लोग हैं जो अभी भी पानी में फंसे हैं और भूख ठंड से जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर पंजाब इन दिनों कहर में है, लेकिन इस भीषण त्रासदी में पंजाब ने जो हौसला दिखाया वो काबिले तारीफ है। जिस तरीके से जानवरों से लेकर इंसानों की जिंदगियां बचाने के लिए पंजाब के लोगों ने जी जान लगाई है, वो बताता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और मानवता से बड़ी कोई सेवा नहीं है। पंजाब की मदद के लिए आम आदमी से लेकर बड़े बड़े सितारे आगे आए हैं। अभिनेता सोनू सूद ने तो हर स्तर पर पंजाब की मदद की कोशिश की है। वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बताती हैं कि पंजाब सदी की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी देखने को मिल रहा है जो दिल को राहत भी देता है। दरअसल कहीं इंसान जानवरों की तो कहीं जानवर इंसानों की जिंदगी बचाते नजर आए, लेकिन कभी भी पंजाब को मदद की जरूरत है। सरकार ये सिस्टम, मीडिया से और सबसे जरूरी प्रकृति से, जिसे अपना रौद्र रूप कम करना होगा। वैसे मदद की जरूरत तो अफगानिस्तान को भी है, क्योंकि अफगानिस्तान में भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई कि हजारों जिंदगियां मलबे में दब गई। तीव्र भूकंप के चलते अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 3600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो दशकों से युद्ध, गरीबी, अस्थिरता से जूझ रहा है, लेकिन अब ये देश प्रकृति की मार भी झेल रहा है। वहीं सबसे अफसोस की बात यह है कि तालिबान राज्य स्थापित होने के बाद पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लिया था। कोई भी देश अब आर्थिक मदद नहीं कर रहा है। हमने अक्सर देखा है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो दुनिया भर से मदद मिलती है, लेकिन अफगानिस्तान को वो मदद भी नसीब नहीं हुई। हालांकि भारत ने अपना दिल दिखाया, लेकिन क्योंकि वो काफी ये सोचने वाली बात है। दरअसल अफगानिस्तान के पास अपने रिसोर्सेस नहीं है, लिहाजा अफगानिस्तान के लोग मदद मांग रहे हैं। अफगानिस्तान से
जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो सिर्फ एक आंकड़े नहीं बल्कि हर एक इंसान की अपनी एक कहानी है। एक माँ जो अपने बच्चे को बचाने के लिए मलबे में दब गई, एक पिता जो अपने परिवार की रोटी कमाने के लिए निकला था वो घर में ढह गया। दरअसल जिस जगह पर यह भूकंप आया था वो मिट्टी के इलाके हैं, लिहाजा पूरी जगह उलट पलट गई है। घर के घर मलबे में दब गए हैं और पूरा परिवार का परिवार खत्म हो गया। वहीं खराब बुनियादी ढांचे और पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था ने इस आपदा को और भी भयावह बना दिया है। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन सड़क, बिजली और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। लोग ठंडी रातों में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। लोग कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। लोगों ने अपने बच्चों को मलबे में दबते देखा है और अब शब्द नहीं बचे हैं कि आखिर इस त्रासदी को बयां कैसे किया जाए। दरअसल दर्द किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उसे देश का है जो दुनिया से पहले ही कट चुका है। आज वो ऊपर वाले से सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतनी नाइंसाफी क्यों। वैसे नाइंसाफी सूडान के साथ भी हुई है। दरअसल सूडान में गरीबी, भुखमरी और गृह युद्ध पहले से ही लोगों को तोड़ रही है, लेकिन 2025 में भारी बारिश ने भूस्खलन का कहर बरपाया। सूडान के दारफूर इलाके में 31 अगस्त 2025 को आए भयानक भूस्खलन ने एक पूरा गांव तबाह कर दिया। तारसीन गांव को तो मिट्टी का ढेर बना दिया, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा बचा। ये आपदा जेबेल मर्रा पहाड़ी क्षेत्र में हुई, जहां पहले से ही गृह युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने हुए थे। दारफूर क्षेत्र के जेबेल मर्रा पहाड़ में एक हफ्ते से हो रही बारिश ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिससे मिट्टी ढीली हो गई। तरसीन गांव जो नींबू नारंगी उत्पादन के लिए मशहूर था, पूरी तरह धराशायी हो गया। आपदा इतनी भयानक थी कि पूरा गांव मिट्टी, पेड़ों और मलबे के नीचे दब गया। तस्वीरों में दिखा कि पहाड़ की 2 घाटियां नीचे मिली, जहां गांव था सब कुछ समतल हो गया। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां हजारों सैकड़ों लोग थे, हंसते खेलते बच्चे, मेहनत करते किसान और उम्मीदों से भरे परिवार, लेकिन पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। तस्वीरें हैं कि जिन्हें देखकर कलेजा मुंह को आ जाए। मलबे में दबे लोग चीखते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाजें खामोश हो गई। जो बच गया उस इंसान की कहानी दिल दहला देने वाली है। वो कहता है कि मैं खाना खा रहा था, तभी जमीन हिली और देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। मैं तो बच गया, लेकिन मेरे बीवी, बच्चे, परिवार, दोस्त और गांव वाले सब कोई खत्म हो गए। दरअसल इस व्यक्ति की दर्द भरी कहानी सिर्फ इसकी ही नहीं बल्कि उस पूरे समुदाय का दर्द है जो सिर्फ यादों में बचा है। सूडान में कमजोर बुनियादी सुविधाएं, खराब और सड़कों के आपदा को और भी भयानक बना दिया। लोग मलबे में फंसे रहे, लेकिन मदद नहीं पहुंची। दरअसल जलवायु परिवर्तन और अवैध खनन ने पहाड़ों को कमजोर किया, जिसके चलते भूस्खलन हुआ। लेकिन सवाल वही है कि आखिर प्रकृति इतनी बेरहम क्यों दिख रही है। वैसे जिस भगवान से हम सवाल पूछते हैं, उसी भगवान के दर पर घटनाएं हो रही हैं। क्या करें, क्योंकि आस्था पर मलबे का कहर माता वैष्णो देवी के दर पर भी दिखाई दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी मार्ग पर 26 अगस्त को भूस्खलन हुआ, जिसने आस्था को मलबे में तब्दील कर दिया। उस समय सैकड़ों श्रद्धालु जय माता दी के नारे लगाते हुए जा रहे थे, तभी पहाड़ से पत्थर का मलबा गिरा और देखते ही देखते 34 लोग काल के गाल में समा गए। मरने वालों में 18 महिलाएं भी थी। मौके पर मौजूद एक शख्स ने बताया कि पहाड़ से सबसे बड़े पत्थर गिर रहे थे, जिसकी चपेट में आने से परिवार के परिवार खत्म हो गए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए सदमा था जो आस्था के साथ माता वैष्णो के दर्शन करने आते हैं। कहने को तो हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर ऐसे सुंदर से प्रदेश हैं जहां की वादियां सैलानियों को अपनी ओर खींचती हैं, लेकिन बाढ़, बारिश, बादल फटने की घटनाओं ने यहाँ जनजीवन को अस्त व्यस्त और बुनियादी सुविधाओं को तबाह कर दिया है। जून से लेकर सितंबर तक इन राज्यों में सैकड़ों बार बादल फटे हैं, भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिसमें हजारों घर
होटल और दुकान, परिवार सब तबाह हो गए। सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। भले ही राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के चलते संसाधन पहुंचाने में मुश्किलें आ रही हैं। फिलहाल प्राकृतिक की मार से कैसे बचेंगे कुछ पता नहीं। यही हालात शहरों में भी है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और मथुरा पानी में डूबे नजर आए। यमुना और गंगा उफान पर है। खराब ड्रेनेज व्यवस्था, अवैध अतिक्रमण और कमजोर बांधों के चलते पानी में वो गुरुग्राम भी डूबा नजर आया, जहां लोग सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहने गए थे, जिसे आईटी का हब माना जा रहा है। वो शहर भी दो कौड़ी के सिस्टम की नाकामी के चलते पानी में डूब गया और सड़कें नदी नाले में तब्दील हो गई। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये कैसा विकास है जिसने विनाश का इंतजाम कर दिया। सच कहें तो 2025 ऐसा साल बनकर उभरा जिसका इतिहास शायद तबाही और बर्बादी का साल कहकर याद भी किया जाएगा। साल न केवल प्राकृतिक आपदाओं का गवाह बना, बल्कि मानवता के लिए भी कठोर सबब बना। पंजाब की बाढ़, अफगानिस्तान का भूकंप, सूडान का भूस्खलन, हिमाचल का सैलाब, गुरुग्राम का डूबना और माता वैष्णो की आस्था पर मलबे का प्रहार, ये सारी घटनाएं मानव प्रकृति के क्रोधित होने का संकेत दे रही हैं। हर घटना ने न सिर्फ जिंदगियां छीनी, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों, सपनों और विश्वास को भी मलबे में तब्दील कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तबाही के लिए सिर्फ प्रकृति ही जिम्मेदार है? नहीं, इसके जिम्मेदार हम और हमारी विकास की अंधी दौड़ भी है। इसके लिए जंगलों की कटाई, अवैध खनन, अनियोजित शहरीकरण किया जा रहा है। दरअसल विकास ने के नाम पर जो विनाश किया जा रहा है, यही वजह है कि लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है और आपदाओं में इजाफा हो रहा है, जिसका नतीजा है कि पाकिस्तान से लेकर पंजाब तक किसानों के खेत पानी में डूबे हुए हैं। कुल मिलाकर अफगानिस्तान का वो गरीब जो युद्ध के बाद प्राकृतिक मार से टूटा है, सूडान का ग्रामीण इलाका जिसके गांव में सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा, वैष्णो देवी का श्रद्धालु जो मां के दर्शन करने की उम्मीद से मलबे में दब गया, ये सारी कहानियां सिर्फ एक सत्य की तरफ इशारा कर रही है कि प्रकृति आज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और अपना कहर बरपा रही है। वहीं कुंभ से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने हमारे भीड़ प्रबंधन की पोल खोल दी। वहीं बेंगलुरु के अगर बात करें तो बेंगलुरु के जश्न और मुंबई लोकल ट्रेन ने हमारे सिस्टम की कमजोरी को उजागर कर दिया। गुजरात, पुणे और केदारनाथ में हुए हादसों ने यह सिखाया है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर है। दरअसल साल 2025 ने हमें ये बताया है कि लापरवाहियां कितनी भारी पड़ सकती हैं। ये साल हमें बता रहा है कि वक्त रहते इंसानों को सुधरने की जरूरत है, वरना प्रकृति अपने पर आई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। साल 2025 का साल साफ साफ एक चेतावनी दे रहा है कि अब सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, वरना लोग यूं ही मरते रहेंगे। हो सकता है कि साल 2025 में हुए कुछ हादसे किस्मत की मार हो, लेकिन कई ऐसे हैं जो लापरवाही की सजा थे। कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन सवाल वही है कि क्या हम तभी जागेंगे जब मौत दस्तक देगी। कुल मिलाकर ये साल वो मुकाम बनता जा रहा है जहां हादसों की वजह से तो बदल रही है, लेकिन एक चीज नहीं बदल रही है, वो है हमारे सिस्टम की लापरवाही। हमारे सिस्टम ने भले ही हादसों को किस्मत कहकर, दुर्भाग्यपूर्ण कहकर जवाबदेही से भागने का बहाना बना लिया है, लेकिन सच यही है कि बार बार लोगों के मरने के लिए मौत का रास्ता खुद सिस्टम के द्वारा तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर साल 2025 सिर्फ तारीखों में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इतिहास के उस काले पन्नों में दर्ज किया जाएगा जिसकी हर पंक्ति तबाही, बर्बादी और खून से लिखी होगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें इन 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।